एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति को। फ्रेंड, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ओके, इसी वीडियो से हम इस चैप्टर को समझने की शुरुआत करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखना। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि देखो, ये जो चैप्टर 1 हमने इस सेकेंड बुक का पढ़ा और साथ में चैप्टर 2 हमने सेकेंड बुक का पढ़ा, और अब हम सेकेंड जो बुक है हमारी उसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जो तीनों के तीनों चैप्टर है ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यानी कि संबंधित है। ओके, तो अगर आपको ये समझना है यानी कि चैप्टर 3, तो आपको चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी समझ के यहाँ आना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और वो चैप्टर 1 एंड 2 आप कैसे समझेंगे, तो उनके वीडियो में बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें विजिट कर सकते हैं। ओके, देखो फ्रेंड, चैप्टर 1, अब चैप्टर 1 में हमने क्या समझा, राष्ट्र निर्माण के बारे में। यानी कि हमने देखा कि भारत जो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे उसके रजवाड़े और इनमें टुकड़े थे रियासतों में, तो क्या हुआ कि हमने मिलकर चैप्टर 1 में एक अखंड भारत की रचना की, यानी कि एक ऐसा भारत गढ़ा जो क्या हो, अखंड हो। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, राष्ट्र का निर्माण कर लिया। पहला काम हमने कर लिया, और ये काम किया था हमने चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 2 में आए, और चैप्टर 2 में हमने किया लोकतंत्र कायम। कैसे, देखो, हमने राष्ट्र का निर्माण कर लिया था, और चैप्टर 2 में जब हम आए तो हमने क्या किया, हमारा संविधान बनाया। संविधान बना हमारा, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव करवाए, चुनाव के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, और इस तरीके से क्या हो गया, एक देश में, हमारे भारत में लोकतंत्र कायम हो गया। यानी कि हमने राष्ट्र का निर्माण भी कर लिया, और अब देश में लोकतंत्र कायम कर कर एक लोकतांत्रिक सरकार भी बना दी। अब तीसरा काम क्या होगा हमारा, उस देश में विकास करना। तो बस इस तीसरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, आर्थिक विकास, यानी कि किस तरीके से भारत में आर्थिक विकास की शुरुआत हुई या विकास की शुरुआत हुई। ओके, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। अब क्या मतलब है इस लाइन का, इस चैप्टर के नेम का, इसका मतलब है नियोजित मतलब योजना के अनुसार, योजना के अनुरूप, और विकास यानी कि ग्रो करना, अपने देश को आगे बढ़ाना हर क्षेत्र में। तो योजना के अनुसार विकास करने की जो राजनीति है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो परंतु इस चैप्टर में क्या है कि सबसे पहले हमें विकास को ही समझाया गया है, यानी कि हमें सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की गई है कि विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, और ये हमें समझाया गया है एक घटना के द्वारा, एक घटना के द्वारा। ओके, और वो घटना है उड़ीसा की। तो चलिए हम भी उस घटना को देखते हैं और समझते हैं कि विकास वास्तव में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, देखो, उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था, यानी कि जो उड़ीसा राज्य है, आपको बताया भारत में एक राज्य है उड़ीसा, वहाँ पर लौह अयस्क, लौह अयस्क का मतलब है लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में हमें लोहा मिलता था। ओके, तो क्या हुआ, उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहा अयस्क की अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा, यानी कि जब उनके राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा उन्हें प्राप्त हुआ, लोहे की मात्रा का पता चला, तो उन्होंने सोचा कि लोहे की तो मांग है ही सही, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया कि लौह अयस्क हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में है, तो हमारे देश का विकास होगा, इसलिए हम, हमारे जो राज्य है उसका विकास होगा। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग थे और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग थे, उनसे हस्ताक्षर किए कि आप हमारे यहाँ आकर लोहा से जुड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करो। इससे क्या होगा, इससे सरकार ने सोचा कि इससे राज्य में जो जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो जो मालिक रहेंगे, जो निर्माता रहेंगे, वो यहाँ आकर अपनी जो पूंजी है उसको निवेश करेंगे, और साथ साथ में रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और रोजगार के अवसर हमारे सामने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये सोचकर सरकार ने कहा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्पात निर्माताओं को बुलाएंगे और इंडस्ट्रीज खड़ी करवाएंगे। ओके, ये अब इससे क्या लगा सरकार को कि हमारा क्या होगा, विकास होगा। अब ये एक बात हो गई, हमें आ भी गया घटना समझ में कि ऐसी घटना हो रही थी। अब क्या हुआ, ये जो उड़ीसा में लोहा का क्षेत्र था जहाँ पर लोहा पाया जा रहा था, यानी लौह अयस्क के जो ज़्यादातर भंडार थे वो उड़ीसा के अविकसित, ओके, सर्वाधिक, यहाँ पर विकसित की जगह आएगा अविकसित, ये प्रिंट एरर हो गई है, तो अविकसित इलाकों में थे, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी उस इलाकों में ये लोहे की खदानें किसको, सरकार को मिली थी। लोहा खनन ये कहाँ पे मिला था हमें, अविकसित इलाकों में। और अविकसित इलाकों में जहाँ पर खास करके आदिवासी बहुल जिले थे, यानी जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे। अब इन लोगों को पता चला कि सरकार ऐसा कर रही है कि यहाँ पर जो लोहा निकल रहा है इसलिए इंडस्ट्रियल खोली जाएगी, कंपनियां खोली जाएगी बड़ी बड़ी, जिससे क्या होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, ऐसा इनको पता चला। लेकिन आदिवासियों को डर है, अगर यहाँ उद्योग लग गए, यानी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या हो गया, ये तो एक इनके लिए माइनस पॉइंट हो गया। ओके, यहाँ पर इनको क्या होना पड़ेगा, अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, इनकी आजीविका छूट जाएगी, ऐसा आदिवासियों को डर सताने लगा। अब ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, पहली चीज़, सरकार को लग रहा है कि राज्य का विकास होगा और इनको लग रहा है कि हमारा विकास रुक जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा घर बार छूट जाएगा। अब जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, उनको भी इस बात का भय है, अगर उद्योग लगेंगे तो क्या होगा, खनन और उद्योग से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, और पहले से ही भारत में कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से ये जो पर्यावरणविद है इनको भी डर लगने में लगा। तो ये पूरी घटना हमें एनसीईआरटी में बताई गई है। ओके, देखो एनसीईआरटी की बुक आप खोल के रखो। ओके, ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो आप पास में एनसीईआरटी की बुक खोल लो ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए, है ना। अब ये घटना हमें बताई गई, आप जरा ध्यान से सोचिए, इस घटना में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि जहाँ सरकार को लग रहा है कि इससे हमारा विकास होगा, हम ग्रो करेंगे, वहीं पर्यावरणविदों और आदिवासियों को लग रहा है कि इससे हमारा विकास नहीं होने वाला है, मतलब इससे हमारे कई नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, उन लोगों पर, उन लोगों की सोच पर और उन अलग अलग फैक्टर्स पर जिन पर ये चीज़ें काम कर रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास की कोई एक डेफिनेशन हम नहीं दे सकते कि ये विकास है या ये विकास है, जबकि विकास तो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ सरकार को लग रहा है कि हमारा राज्य का विकास होगा, पूंजी निवेश होगा, वहीं आदिवासियों को और पर्यावरणविदों को लग रहा है कि नहीं, इससे कहीं हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई हमें विकास के बारे में कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो उस समस्या का समाधान, उस समस्या के समाधान में जो कारक है और जो जिन लोगों की जैसी सोच है उस पर निर्भर करता है। यानी कि लोगों की विचारधाराओं पर, उस पर जो जो प्रभाव पड़ने वाले हैं लोग, उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। ओके, तो उन पर विकास निर्भर करता है। इसीलिए जो आपकी एनसीईआरटी है वहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा आपको, पर्पल बैंगनी कलर का एक बॉक्स दिखेगा। ओके, मैं बोल रही थी ना एनसीईआरटी खोल के रखो ताकि आपको समझ में आए, तो वहाँ पर इस कलर में आपको एक बॉक्स दिखेगा और उसमें एक चीज़ लिखी हुई दिखेगी आपको कि क्या है वामपंथी तथा क्या है दक्षिणपंथी। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों एक विचारधारा है। ओके, विचारधारा है मीन्स ये दो अलग अलग तरह की लोगों के सोचने के तरीके हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि विकास इस चीज़ पे विकास कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई चीज़ किसी के लिए विकास कही जा सकती है, ग्रो हो रहा है कही जा सकती है, वही कहा जा सकता है कि ये चीज़ उसके लिए अविकास का कारण बन रही है या विकास में बाधा बन रही है। इसलिए ये डिपेंड करता है इंसान की सोच पर, उसके सोचने के तरीके पर। तो इसी को समझाने के लिए कि लोगों की विचारधाराएं, जो लोगों की थिंकिंग है वो अलग अलग हो सकती है, आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है और वहाँ वामपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में समझाया गया है। तो आप भी पहले ये समझिए कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है, उसके बाद वापस हम हमारे विकास वाले पॉइंट पे चलेंगे। ओके, जिसको हमें मेन समझना है कि व्हाट इज, मतलब जो डेवलपमेंट है वो है क्या, ओके, विकास है वो है क्या, विकास का असली अर्थ आज लोग क्या समझ रहे हैं।
उसको हमें देखना है। पर उससे पहले हम वामपंथी और दक्षिणपंथी को समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे कि वामपंथी विचारधारा क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं वामपंथी विचारधारा क्या है। वामपंथ में उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है, यानी कि वामपंथी विचारधारा के लोग वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ चुके हैं, उन सामाजिक समूहों की जो तरफदारी करते हैं, उनका जो साथ देते हैं, उनको हम कहते हैं वामपंथी लोग। आएगा समझ में? जो गरीब लोगों का साथ देते हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, उनका जो साथ देते हैं, उनकी जो तरफदारी करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है वामपंथी। और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का भी वो समर्थन करते हैं। कौन? वामपंथी लोग। यानी कि वामपंथी लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए सारी चीज़ों को करने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं, और जो सरकार उनके लिए अगर कोई नीतियाँ बनाती है तो उनका भरपूर समर्थन भी करते हैं। उन्हें कहते हैं हम वामपंथी। अभी आपको वामपंथी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पर अगर आप अभी दक्षिणपंथी का अर्थ समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, दोनों का उद्देश्य एक है, फिर भी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। देखो कैसे। अब समझते हैं दक्षिणपंथी को। दक्षिणपंथी की क्या परिभाषा हो सकती है, चलिए देखते हैं। देखो, दक्षिणपंथी उन लोगों को इंगित करते हैं, यानी कि दक्षिणपंथी ऐसे लोगों को बोलते हैं जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्ट अच्छी तरीके से कंपटीशन होना। ओके, और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो बाजार पर डिपेंड करे, मार्केट पे डिपेंड करे, अगर मार्केट के हिसाब से जो इकोनॉमी चले, इसके जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी कि जो ये दक्षिणपंथी लोग हैं, ये मानते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था आपको बता देनी है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था आपको बना देनी है। इससे क्या होगा, अपने आप लोग अपना जीवन सुधारने के लिए प्रगति करने लगेंगे, और इससे देश का भी विकास हो जाएगा। यानी कि इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि सरकार को इकोनॉमी में ज़्यादा हाथ पांव नहीं डालने चाहिए, जहां जरूरत लगे बस वहीं इनको हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को। अब आपको समझ आया क्या है वामपंथी और दक्षिणपंथी? देखो एक और बार देखो, वामपंथी लोग वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी देश का विकास करना है तो उस देश के जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, हमें उनकी स्थिति को सुधारना होगा, उनके लिए कुछ नीतियां बनानी होगी। ओके, वहीं जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें किसी देश की स्थिति को सुधारना है तो हमें उस देश में अर्थव्यवस्था को खुला कर देना होगा, यानी कि जितनी योग्यता है उस अनुरूप काम करे और पैसे ले जाए। तो इससे क्या होगा, लोग अधिक से अधिक अपने अंदर योग्यता विकसित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, जिससे देश क्या हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि देश का विकास करना, पर एक कहते हैं कि इसमें आप कंपटीशन कर दो, क्योंकि कहते हैं ना कंपटीशन से अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ जाती है। और दूसरे कहते हैं कि जो छूट गए हैं, जो गरीब है, जो बहुत समय से पिछड़ गए हैं, अगर आप उनको आगे बढ़ा दोगे तो देश का विकास हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए विकास भी डिपेंड करता है विचारधारा पर। ओके, तो चलिए देखते हैं आज वर्तमान में किस तरीके से बातें चल रही है विकास पर, यानी कि विकास की धारणाएं। देखिए, उड़ीसा के उदाहरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है, यानी कि सबके लिए डिफरेंट होता है। अब उड़ीसा से उदाहरण, जो उड़ीसा की घटना मैंने आपको बताई कि वहाँ सरकार को लग रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, वहीं आदिवासियों और जो पर्यावरण प्रेमी है उनको लग रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ओके, इसका मतलब विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन आज वर्तमान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम विकास मानते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं विकास का अर्थ आज वर्तमान में क्या माना जाता है। विकास का अर्थ लोग किस तरीके से देखते हैं कि अगर हमने ये चीज़ें अचीव कर ली तो हम ग्रो कर रहे हैं, या हम सक्सेसफुल हैं, या हमने डेवलपमेंट कर लिया या विकास कर लिया। जैसे सक्सेस भी सबके लिए अलग अलग होती है। अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसे लगता है कि उसने विकास कर लिया, उसी
उसी तरीके से अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा मनी है तो उसे लगता है कि उसने विकास कर लिया। उसी तरीके से अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा पहचान है, तो उसे लगता है कि उसने विकास कर लिया या वो सक्सेसफुल है। उसी तरीके से विकास भी अलग अलग तरीक़ों पर डिपेंड रहता है। और आज के वर्तमान युग में विकास का क्या अर्थ है वो देखो हम समझते हैं, और उस टाइम पर भी विकास के लिए यही पैमाना मापा जाता था। ओके, तो देखते हैं। देखो, विकास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, यानी कि आज क्या माना जा रहा है, अगर आपको विकास करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना पड़ेगा। आधुनिक का मतलब है मॉडर्न होना पड़ेगा। अब मॉडर्न होने का क्या मतलब है, मॉडर्न होना मतलब किसके जैसे होना, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो देखो, आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना, यानी कि जो पश्चिमी कंट्रियां है, जैसे अमेरिका हो गई, ये सारी फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, इनके जैसे होना। इनको आज हम बोलते हैं विकसित होना या विकासशील हो, विकसित देश होना। ओके, यानी कि विकास होना। तो आज विकास किसे कहा जाता है, आधुनिक होने को, यानी कि पश्चिमी औद्योगिक, यहाँ उन देशों की तरह होना क्या कहलाता है, विकास होना कहलाता है। ओके, और ऐसा लोगों का माना जाता है या मानना है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह, यानी कि जो अमेरिका है, ये बड़ी बड़ी विकसित कंट्रियां हैं, इनकी तरह हर देश को औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब आधुनिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आज पूरी तरीके से विकास पश्चिमी देश पर निर्भर करता है। जिस तरीके से सारे काम पश्चिमी देशों में उद्योग पर निर्भर हो चुके हैं, बिल्कुल वहाँ पर बिजनेस जो है वो एक लेवल पर आ चुका है, बूम पर है, वहीं ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से हर देश को औद्योगिकरण करना चाहिए, आधुनिकरण करना चाहिए, हमको मॉडर्न बनना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। तो आज लोग विकास की ये परिभाषा देते हैं और इसको मानते भी हैं। ओके, और हम भी इसी परिभाषा को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। क्या समझाने की कोशिश की मैंने कोशिश की कि सबसे पहले तो ये उस कहानी के जरिए हम समझे कि जो विकास होता है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, अलग अलग सबके लिए विकास अलग अलग हो सकता है, यानी कि विकास का अर्थ सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, और ये इंसान की सोच पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमने दो तरह की विचारधाराओं, वामपंथ और दक्षिण पंथ के बारे में पढ़ा। वामपंथ ऐसे लोग हैं जो गरीब और जो पिछड़े लोग हैं उनका भला करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, और दक्षिण पंथ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को खुला कर देना चाहिए ताकि सब अपनी योग्यता के अनुरूप प्रगति कर सके। उसके बाद आए हम विकास के अर्थ को समझने के लिए। तो विकास के अर्थ में हमने समझा कि आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, पश्चिमी देशों की जैसे होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब देखो, हमें विकास समझ में आ गया और विकास का क्या अर्थ है ये सब कुछ समझ में आ गया। ओके, अब हमारा जो भारत है उसे चुनना है कि उसे किस तरीके से विकास करना है, यानी कि विकास के हमारे सामने दो मॉडल उपस्थित है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे, यानी कि अब देश को किस तरीके से चलाना है, इसके लिए हमारे पास दो तरीके की, विकास करने के लिए कौन सी पद्धति अपनानी है, तो दो तरीके के मॉडल थे हमारे सामने। पहला मॉडल था उदारीकरण और पूंजीवादी मॉडल। ओके, और दूसरा मॉडल था हमारे सामने समाजवादी मॉडल। अब पहले समझते हैं कि ये दोनों मॉडल क्या है। ओके, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ तो इनके दोनों के बारे में पता होगा, क्योंकि फर्स्ट बुक में भी हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और सेकेंड बुक के कुछ चैप्टर में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। अब ये क्या कहता है, देखो, यह यूरोप में अधिकतर हिस्सों में और संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका में अपनाया गया मॉडल है। अब इससे क्या पता चल रहा है, जो अमेरिका के देशों ने जो मॉडल अपनाया है, अमेरिका देश ने जो मॉडल अपनाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों ने, यूरोप के देशों ने जो मॉडल अपनाया है, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल किस तरीका का है, दक्षिणपंथी, जो अभी मैंने आपको दक्षिणपंथी विचारधारा समझाई ना, कि उसमें कहते हैं कि कंपटीशन खुला कर दो आप इकोनॉमी में, तो सारी चीज़ें अपने आप ग्रो होने लग जाएगी, तो वो है पूंजीवादी मॉडल। और उसके बाद दूसरा मॉडल आता है समाजवादी मॉडल। ओके, और ये किसने अपनाया हुआ है, ये अपनाया हुआ है सोवियत संघ ने अपनाया था। ओके, अभी तो सोवियत संघ क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, हमने हमारी फर्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया है सोवियत संघ का विघटन। ओके, तो उसमें खत्म हो गया है, पर जब उस टाइम पर ये जो मॉडल था समाजवादी मॉडल, ये सोवियत संघ ने अपनाया हुआ था। और ये कैसा मॉडल है, बिल्कुल हमारे वामपंथ जैसा, जैसा मैंने आपको वामपंथ में समझाया था ना, कि गरीब है, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उन
उनका भला करना, उनके बारे में ज़्यादा सोचना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम पूंजीवाद के जरिए हमारे देश में विकास करें या फिर समाजवाद के जरिए विकास करें। तो अब क्या हो गया, अब ये हमारे सामने दो मॉडल उपस्थित हो गए। उस वक्त जो हिंदुस्तान के लोग थे, है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। यानी कि ज़्यादातर लोग इस मॉडल को, यानी कि जो सोवियत संघ द्वारा जो मॉडल अपनाया गया था, यानी कि जो समाजवादी मॉडल था, उसको ज़्यादा महत्व दे रहे थे और उनका कहना था कि इस मॉडल को अपनाओ, हमें इस तरीके से विकास करना चाहिए। और जो अमेरिका पर आधारित पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे, यानी कि जो अमेरिका पर आधारित जो पूंजीवादी विकास था उस पर भी लोग तो थे पर उतने नहीं थे, यानी कि बहुत कम लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। अब इससे क्या हो गया, नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सोवियत मॉडल अपनाना चाहिए और कुछ एक लोग कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर आधारित पूंजीवादी मॉडल अपनाना चाहिए। इससे फिर नेताओं में बहस शुरू हो गई, यानी कि बहस छिड़ गई। औद्योगिकरण को जो उचित मानते हैं, है ना, जो औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, उनका कहना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, पूंजीवादी मॉडल जरूरी है। तो कुछ कृषि को विकास मानते थे कि अगर कृषि को अच्छे से हमने कर लिया तो विकास हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में अगर गरीबी को दूर कर दिया तो विकास हो जाएगा। तो वो किसको, सोवियत मॉडल को अपनाने का कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में अब नेताओं के सामने बहस खड़ी हो गई, यानी कि भारत के सामने दो मॉडल उपस्थित हो गए। अब हमें ये तय करना है कि हम सोवियत मॉडल अपनाएं या अमेरिका पर आधारित पूंजीवादी मॉडल अपनाएं। अब आपको ये जानना है कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, तो ये जानने के लिए हमें पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि भारत ने किस तरीके से कौन सा मॉडल अपनाया और अपना विकास करना शुरू किया और उस विकास में क्या क्या रुकावटें आई, उसके क्या क्या परिणाम हुए और क्या क्या उसकी सफलता आई। ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप पार्ट 1 में मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको समझ आया नहीं आया, इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं कुछ प्रश्न देने वाली हूँ अभी आपको यहाँ पर। अगर आप उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका वीडियो देखना सक्सेसफुल रहा, मतलब आपका विकास हो गया, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताना कि किस राज्य में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। ओके, ये क्वेश्चन आपको आया। उसके बाद सेकंड को बढ़ते हैं, वामपंथ क्या है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वामपंथ क्या है, जो गरीब और समाज के बारे में सोचे उसे हम वामपंथ विचारधारा कहते हैं। ओके, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, दक्षिण पंथ क्या है। ओके, जो कंपटीशन लगाकर देश के विकास के बारे में सोचे उसे हम कहते हैं दक्षिणपंथी लोग। ओके, उसके बाद विकास का क्या अर्थ है, आज के टाइम पर हम विकास किसे मानते हैं। ओके, मॉडर्न होने को, आधुनिक होने को। और उसके बाद आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने कौन से दो प्रकार के विकास के मॉडल थे। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ओके, अगर इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये वीडियो सक्सेसफुल रहा। तो मुझे उम्मीद है आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ इसे शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।